Hello students, so today I will begin chapter 9 of history, the making of national movement. So in this chapter we will study that how the nationalism among Indian will begin, and this chapter will cover the whole national movement. At last we will see that how India get independence. So let's we start it. सो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर से ही ये शुरू कर दिया है कि ब्रिटिश जब इंडिया में आते हैं तो दे केम हेयर एज अ ट्रेडर बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन द रूलर्स डिड नॉट अलाउ देम टू डू देयर trading activity to continue, then they fought war with them. The British conquest of territory and taken over of the kingdoms, introduction of a new laws and administrative institution. तो इंडिया में आने के बाद जब वो रूलर बन जाते हैं यहाँ के मोर देन 50% एरिया को अपने अंडर में कर लेते हैं तो यहाँ पर वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं, नया जुडिशियल सिस्टम, पुलिस रिफॉर्म और भी बहुत सारे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करते हैं और उसमें वो ब्रिटिशर को सुपीरियर बनाते हैं और इंडियंस को इंफीरियर बनाते हैं. देन दे ऑल्सो introduce many changes in the lives of the peasants and tribal people. जैसा कि पिछले के चैप्टर में आपने देखा कि कैसे जो प्रीजेंट्स हैं उनसे अधिक टैक्स लेने के लिए ब्रिटिश नई नई रेवेन्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम. सो ऑल दीज सिस्टम्स their main aim was to extract a lot of revenue. They do not want to get any responsibility and want to get maximum benefit from the peasants. और इसी तरीके से peasants बहुत पुअर हो जाते हैं, वो अपने गांव छोड़ करके जाने लगते हैं. जब वो फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि फॉरेस्ट में ट्राइबल पीपल शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो फ्रीली जंगल में घूम रहे हैं. तो इससे भी उनको ट्राइबल से इस तरीके से वो कोई भी टैक्स नहीं वसूल सकते हैं. तो इसलिए ट्राइबल के लाइफ में भी इंटरफेयर करने के लिए दे इंट्रोड्यूस द फॉरेस्ट लॉ और उनके लिए भी वहाँ पर वो जमींदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उनको सेटल्ड बना करके उनसे अधिक टैक्स ले सकें. इसी तरीके ब्रिटिशर के इंडिया में आने के बाद वो एजुकेशनल रिफॉर्म को लाते हैं, जो अभी हम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, मीडियम ऑफ एजुकेशन दैट हैज़ बिकम इंग्लिश, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश. तो पहले हमारे कंट्री में वर्नाकुलर सिस्टम होता था एंड दैट सिस्टम वाज वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑन द बेस ऑफ द in the nature of the agriculture, when the need of the children was in the field at that time, school closed. But in this new education system, flexibility was not allowed. Absence of these students was taken strictly. But कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आई, जैसे कि मिशनरी स्कूल खोले गए जिसमें लोअर क्लास के लोग और स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो स्कूल जाना जो है शुरू कर दिया. उन्होंने बहुत सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म भी होते हैं ब्रिटिश के पीरियड में, स्पेशली जैसे कि सती सिस्टम को बैन करने के लिए राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के द्वारा सती सिस्टम को बैन करने के लिए लॉ बनाया जाता है, विडो रिमैरिज को प्रमोट किया जाता है और चाइल्ड मैरिज को बैन किया जाता है. तो ये सभी रिफॉर्म एक तरीके से तो सोसाइटी के एक वर्ग के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन सोसाइटी का जो एक बड़ा वर्ग है जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं वो इसको अच्छा नहीं मानते हैं और ब्रिटिशर को एक तरीके से आउटसाइडर मानते हुए उनके खिलाफ रिवोल्ट भी करते हैं. तो इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन में जब हमारी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन के ऊपर ब्रिटिश बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट होता है एंड दैट रिवोल्ट इज नोन एज 1857 रिवोल्ट. बट दिस रिवोल्ट वाज suppressed by the British because of their military supremacy. In the same way, British also interfere in our local industries. और ब्रिटिश के आने के बाद हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है जो कि बहुत ही फ्लरिस्ड था एंशियंट टाइम में, हमारा जो आयरन मेकिंग इंडस्ट्री था वो सब भी डिक्लाइन हो जाता है. तो ऑन द बेस ऑफ दीज वी कैन अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट ग्रुप्स
and different classes in India were dissatisfied with British rule. तो ये जो dissatisfaction था, कैसे ये लोगों में इमर्ज हुआ, कैसे लोग एक दूसरे में यूनाइट हुए, एंड हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म emerge among the Indians, in this video we will see further. So the emergence of nationalism, as we see that the above development lead the people start asking themselves a crucial question, that what is this country of India and for whom is it mean, आखिर ये जो भारत है ये आखिर किसका है, क्योंकि जो इंडिया में बहुत ही जनरेशन से रह रहे हैं वो धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे, उनके जो अपने रिसोर्सेस थे उन पर से उनका अधिकार हटता जा रहा था। तो इसलिए धीरे धीरे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया खुद में कि ये भारत देश किसका है, किसके लिए ये बना हुआ है, किनका है ये। तो the answer that gradually emerged that India was the people of India, ये जो इंडिया देश है exactly it is of the people of India, those peoples who are living here from generation, irrespective of class, caste, color, creed and language, gender। तो भारत के जो लोग हैं जो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रंग के भाषा बोलने वाले हों, किसी भी प्रजाति के हों, जो भारत में जनरेशन से रह रहे हैं, शुरू से रह रहे हैं, एक्चुअली में भारत उन्हीं लोगों का है और भारत के मूल निवासी वही लोग हैं। So this country and its resources, its system is only for themselves. So when this awareness emerge among the people of this country, that the Britisher are the outsider and they are exercising control the resources of the India as well as the life of its people, when this awareness emerged among the Indians, then the feeling of nationalism occur। तो जब लोगों ने, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, जो विद्वान लोग थे, उनके अंदर जब ये कॉन्शियसनेस आई भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वालों में कि भारत एक्चुअली भारत के लोगों का है, वो मीन्स भारत ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन ये लोग शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले हैं, तो हम भारत के लोगों का ही ये भारत है। यहाँ के जो भी रिसोर्स हैं, यहाँ के लैंड, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, एवरीथिंग इज फॉर अस, ठीक है। और इसी के साथ ही यही वो समय है जब इंडियंस में ये भी फीलिंग आती है कि जो ब्रिटिश हैं एक्चुअली दे आर द आउटसाइडर एंड दे आर यूजिंग आवर रिसोर्सेस फॉर देमसेल्फ, दे आर मेकिंग अस पुअर, ठीक है। धीरे धीरे ब्रिटिशर के अगेंस्ट में उनके अंदर फीलिंग आने लगती है कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इंडिया के रिसोर्सेस का खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के जिंदगी पर वो अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और जब तक ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं हटेगा, ब्रिटिश देश को छोड़ करके नहीं जाएंगे, तब तक भारत देश भारतीयों का कभी नहीं हो सकता है। तो इससे पहले मीन्स 1857 से पहले इंडिया में ये फीलिंग नहीं आई हुई थी। इंडिया में ब्राह्मण अलग रह रहा था, क्षत्रिय अलग रह रहा था, हिंदू अलग रह रहा था, मुस्लिम अलग रह रहा था। उनके अंदर भारतीयता की फीलिंग नहीं थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियंस। वो अपने आप को या तो एक हिंदू के रूप में या मुस्लिम के रूप में या फिर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के रूप में देखते थे। वो उनके अंदर भारतीयता यानी कि इंडियंस वाली फीलिंग नहीं आई थी। तो दिस इज द टाइम पीरियड when the people who were living in India, they start feeling themselves as Indians, उनके अंदर ये feeling आई, and this was the feeling which were create unity among different caste, among different language speaking peoples and different peoples who were living in a different regions। पॉलिटिकल एसोसिएशंस, नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने में पॉलिटिकल एसोसिएशन ने अपना मेन रोल प्ले किया है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एसोसिएशन
एक तरीके से लोगों का ग्रुप होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप होता है, और ये पढ़े लिखे लोग फिर अपने सोसाइटी के दूसरे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो जो 1885 में एक बड़ी ऑल इंडिया पार्टी बनी, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका देश को आज़ादी दिलाने में मेन रोल था, उससे पहले भी हमारे कंट्री के अलग अलग भागों में कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपके बुक में दिए हुए हैं। तो उसमें से पहला नाम है पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस. As the founding members of these associations are not given in your book, but I want to tell you. Like Pune Sarvajanik Sabha was established by Justice M.G. Ranade. The Indian Association was established by S.N. Banerjee. Madras Mahajan Sabha was the founding member of Madras Mahajan Sabha was P. Anand Charlu. और इसी तरीके से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के दो महत्वपूर्ण लीडर थे, उनका नाम था केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता. तो ये जो 4 एसोसिएशन हैं, इनको हम प्री कांग्रेस बॉडी कहते हैं. ओके. और ये सारे एसोसिएशन का गोल कभी भी फ्रीडम नहीं रहा है. इन्होंने डायरेक्ट ब्रिटिशर से आज़ादी की डिमांड नहीं करी, क्योंकि अभी इनमें धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही थी. अभी इन्होंने डायरेक्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाने का कभी नहीं सोचा था. ओके. सो yes, it is true that these associations develop in a specific part of the country, in a specific region of the country, but their motto was never to do the welfare of a particular caste, particular creed, or particular religious people. They want to do the welfare activity for all the people of the country. Like the मीन्स अगर आप इन एसोसिएशंस के नाम को देखेंगे, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, तो सार्वजनिक मतलब क्या? सभी लोग. ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो सभी लोगों का है. दूसरा नाम है इंडियन एसोसिएशन, मतलब भारत का एसोसिएशन. तो इसके नाम से ही ये शो होता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का एसोसिएशन, किसी पर्टिकुलर रीजन का एसोसिएशन नहीं था. तो द मेन एम ऑफ दिस एसोसिएशन to do the welfare for the people, to create the awareness among the people, and to create the people the feeling of a sovereignty, that they should be independent, they should be empowered to take the decisions of their internal affair. No one should take the decisions on behalf of them. तो इस तरीके की जो छोटी धीरे धीरे जो अवेयरनेस थी, वो क्रिएट करने का काम इस इन सभी पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने किया. अगर हम इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इट वॉज एस्टैब्लिश बाय एस.एन. बैनर्जी, और एस.एन. बैनर्जी का जो सिलेक्शन है वो ICS के रूप में हुआ था, इंडियन सिविल सर्विसेज के में हो गया था. बट ड्यू टू some problems he was not allowed to join it. तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने इन सारे एसोसिएशंस को इस्टेब्लिश किया था, और इंडिया में यूनिटी क्रिएट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने काम किया. और एट लास्ट जो बहुत बड़ी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनी 1885 में, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इस कांग्रेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे 1870s और 1880s के बीच में किस किस तरह के डेवलपमेंट ब्रिटिश के द्वारा किए जाते हैं, और ये इंडियंस में ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो गुस्सा था उसको बढ़ाने का काम किया ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी के थ्रू. सो इस वीडियो में यहीं तक फिनिश करते हैं, एंड let's see the next video for the further chapter. Thank you.